हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो कि आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। और इस इतिहास ग्रंथ की खासियत यह है कि हिंदी की तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी जो सामान्य जानकारी है उसके लिए यह जो पुस्तक है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। तो जो भी बच्चे हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपनी साहित्य की जानकारी को समृद्ध करना चाहते हैं या फिर उसके लिए एक बेस तैयार करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह जो पुस्तक है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये पुस्तक बहुत छोटी सी पुस्तक है, यानी अब तक के इतिहास ग्रंथ की सबसे कह सकते हैं कम पृष्ठों वाली पुस्तक है। लेकिन इसमें जो कहते हैं ना, गागर में सागर भरने वाली बात, ये पुस्तक बिल्कुल ठीक उसी को चरितार्थ करती है। अगर आप सामान्य हिंदी की जानकारी चाहते हैं या फिर उसके इतिहास के क्रम को, उसके विकास को समझना चाहते हैं, तो यह पुस्तक उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि यह पुस्तक बहुत पतली है और इसे आप अब स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो हम आज इस वीडियो में इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हम इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके पहले भाग यानी आदिकाल को पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो यह सेशन है वो आदिकाल का है और हम कोशिश करेंगे कि इस एक ही वीडियो में आदिकाल के जो जितने भी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न इस पुस्तक से बन सकते हैं, हम उन्हें आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इन प्रश्नों को देखना। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, आदिकाल में जो प्रश्न तैयार किए गए हैं वो सामाजिक स्थिति, सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन मतावलंबी कवि, वीर गाथा काव्य, वीर गाथा काल के अन्य कवि, सामान्य विशेषताओं पर आधारित हैं। तो प्रश्नों की ये जो श्रृंखला है ये इन तमाम विषयों को कवर करती है, यानी आदिकाल में जितने भी शीर्षक दिए गए हैं इनको कवर करती है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आपके समक्ष पहला प्रश्न है, आदिकाल की विशेषता किसमें दिखाई देती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक समरसता, विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ, केवल भक्ति प्रवृत्ति, केवल वीर गाथाएँ। ये चार ऑप्शन दे रखा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ। अगला देखते हैं। हर्षवर्धन के बाद कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई थी? इसका ऑप्शन है, शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता थी, कोई केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं हुई, मुस्लिम शासन स्थापित हुआ, मौर्य साम्राज्य पुनः स्थापित हुआ। हर्षवर्धन के बाद कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कोई केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं हुई थी। हर्षवर्धन के बाद कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई थी? तो इस दौरान कोई केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कवियों को तत्कालीन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं था। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि बाहरी और युद्ध आक्रमण का जो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकालीन राजाओं के काव्य में किन विषयों का प्रमुखता से उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर है बी, भूमि और नारी हरण का। अगला प्रश्न है, इस काल में सामान्य जनता के दैनंदिन जीवन पर किसका अधिक प्रभाव था? तो सामान्य जनता की अगर हम बात करें तो धार्मिक मतों का जो है वो अधिक प्रभाव था, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है वो उपयुक्त नहीं है, इसलिए धार्मिक मत का अधिक प्रभाव था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी साहित्य की भाषा संबंधी एक विशेषता क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव था इस पर। अगला देखते हैं। भाषा की दृष्टि से यह काल किसका संधिकाल है? तो यह अपभ्रंश और हिंदी का संधिकाल है। अगला प्रश्न, आदिकाल के दौरान किन दो धार्मिक मतों का विशेष प्रभाव रहा?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्ध जैननाथ। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य के विषय में क्या विशेषता है? प्रश्न है, आदिकाल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य के विषय में क्या विशेषता है? तो इसका सही कि वैष्णव मतावलंबी साहित्य जो है वो आदिकाल में अपेक्षाकृत कम मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल के अंतिम चरण के किस प्रसिद्ध कवि में इस्लाम का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी अमीर खुसरो। अगला, संदेश रासक के रचनाकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उनकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों के धार्मिक प्रवृत्तियों का स्रोत किस प्रकार के बौद्ध धर्म से जुड़ा है? सिद्ध कवियों के धार्मिक प्रवृत्तियों का स्रोत किस प्रकार के बौद्ध धर्म से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर है वज्रयान या सहजयान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों की रचनाओं की भाषा शैली को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है संध्या भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय किस धर्म से प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित योग कौन सा है? तो यह है हठ योग। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाथ और सिद्ध दोनों ने किस सामाजिक व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है? तो इसका सही उत्तर है वर्णाश्रम व्यवस्था। अगला प्रश्न है, नाथों की साधना पद्धति का कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ साधना पद्धति में कौन सी साधना शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, श्रवण भेदी योग। ईड़ा पिंगला है, नाथ बिंदु है, षटचक्र भेदन है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोरखनाथ किसके शिष्य माने जाते हैं? इसका सही उत्तर है मच्छंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जालंधर नगर का नामकरण किसके आधार पर माना जाता है? इसका सही उत्तर है जालंधर नाथ। अगला देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ किस शताब्दी के थे? तो इसका सही उत्तर है 10वीं शताब्दी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन मतावलंबी साहित्य के दो प्रमुख प्रकार कौन से थे? तो इसका सही उत्तर है अंत साधना मुक्तक एवं पौराणिक चरित काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन पौराणिक काव्य पंचमढ़ियों के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महापुराण नामक प्रसिद्ध काव्य किस जैन अपभ्रंश कवि ने रचा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्पदंत। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन जैन कवियों की भाषा किससे मिलती जुलती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धू की रचनाओं से। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश युग के प्रमुख जैन कवि जोइंद और राम सिंह किस शताब्दी के कवि थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वीं और 12वीं। जोइंद और राम सिंह 10वीं, जोइंद और 12वीं राम सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, करकंड चरित किस जैन कवि की प्रसिद्ध रचना है? इसका सही उत्तर है कनकामर मुनि। अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा नामक प्रसिद्ध अपभ्रंश कथा काव्य के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है धनपाल। अगला देखते हैं। अगला है, प्राकृत पैंगलम का संकलन किसने किया था? इसका सही उत्तर है लक्ष्मीधर। अगला प्रश्न है, हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में कौन से प्रमुख पर्व, अवतारों या पात्रों की चर्चा मिलती है? तो इसका सही उत्तर है दूसरा, कृष्ण, राधा और दशमुख।
आदि की चर्चा मिलती है। अगला प्रश्न है, संदेश राशक का क्या विशेष महत्व माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है, यह इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम भारतीय भाषा रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम भारतीय भाषा रचना है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राउलवेल के रचनाकार का क्या नाम है? रोडा। इसका पहला सही उत्तर है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृत पेंगलम और हेमचंद के ग्रंथों से किस छंद की लोकप्रियता का संकेत मिलता है? तो इसका सही उत्तर सी, दोहा। अगला देखते हैं। अगला है, प्राकृत पेंगलम में किन राजाओं की प्रशंसा में रचनाएं मिलती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमीर और जयचंद। अगला देखते हैं। अगला है, राहुलवेल के काव्य में प्रमुख विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन। अगला प्रश्न है, हेमचंद्र के संकलन में संकलित अपभ्रंश दोहों की एक विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक साहित्य जैसी सहजता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वीर विषयक दोहे में वीरता की अभिव्यक्ति किस प्रकार की गई है? तो इसका सही उत्तर है बलिदान की भावना है। अगला देखते हैं। श्रृंगार विषयक दोहे का प्रमुख भाव क्या है? प्रेम और विरह। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति संबंधी दोहे में किसके गुण की सराहना की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने गुण छिपाने और दूसरों के गुण दिखाने वाले की सराहना की गई है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश काल के किन प्रमुख छंदों का उल्लेख हुआ है? तो इसका सही उत्तर है तीसरा, दोहा, पद्धरिया और गेयपद। अगला प्रश्न देखते हैं। वीरगाथा काल शब्द का प्रयोग किस साहित्यकार ने किया था? तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला देखते हैं। वीरगाथा काल का प्रमुख साहित्यिक स्वरूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है वीरगाथात्मक। अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ प्रामाणिक रूप में आज उपलब्ध है? तो इसका सही उत्तर है कीर्तिलता। बाकी सारे उपलब्ध नहीं हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासों के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। प्रश्न है, आल्हा किस रूप में पहचाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है लोकगान के रूप में। अगला प्रश्न है, विजयपाल रासों के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है नल्ल सिंह। अगला प्रश्न है, विजयपाल रासों के रचनाकाल के बारे में मिश्र बंधुओं का मत क्या है? तो इसका सही उत्तर है 14वीं शताब्दी यानी सी इसका उत्तर है। विजयपाल रासो मिश्र बंधुओं के अनुसार इसका रचनाकाल क्या है? 14वीं शताब्दी। अगला प्रश्न देखते हैं। खुमान रासों के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है दलपति विजय। हमीर रासों के रचयिता कौन है और यह किस काल की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है महेश कवि और यह हमीर से पहले की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासों के रचयिता के बारे में सही कथन क्या है? तो इसका सही उत्तर है चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज चौहान का अंतरंग बताया गया है। यह इसका सही कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो 17वीं शताब्दी के आसपास की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है खुमान रासो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुनिजिन विजय ने किस प्रबंध संग्रह के अंशों की ओर ध्यान आकर्षित किया है? तो इसका सही उत्तर है जयचंद प्रबंध। अगला प्रश्न है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के किस रूप की रचना का अनुमान लगाया है? तो यह है सुकसुकी संवाद के रूप में उन्होंने पृथ्वीराज रासो को कहा है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रासो काव्य का मूल रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है रासो छंद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रासो काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर है वर्णन युद्ध और वीरता का। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रूप से कौन सा रस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर रस। अगला प्रश्न है रासो साहित्य में किस छंद का प्रयोग प्रमुख है? तो इसका सही उत्तर है छप्पई। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है रासो काव्य किस साहित्य काल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है आदिकाल। अगला प्रश्न है बीसल देव रासो किस विषय पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है श्रृंगार रस प्रधान कथाएं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है रासो का मूल रूप किस काव्य शैली से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है वीरगाथा काव्य। अगला है पृथ्वीराज रासो के प्रमुख रस कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है वीर और श्रृंगार रस। अगला प्रश्न देखते हैं रासो काव्य में विशेष रूप से कौन सा छंद प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है छप्पई। अगला है बीसल देव रासो किस शताब्दी की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है 16वीं शताब्दी। अगला है रासो साहित्य में किस रस का प्रमुख स्थान होता है? इसका सही उत्तर है वीर। विद्यापति की निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीर्तिलता, पदावली और कीर्ति पताका, तीनों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कीर्तिलता, पदावली और कीर्ति पताका। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कीर्तिलता किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह अवहट्ट में लिखी गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। पदावली में राधा कृष्ण की किस तरह की भावनाएं चित्रित हैं? लौकिक और प्रेम भावनाओं से विवल। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है विद्यापति के समय का मिथिला का राजा कौन था जिनके लिए उन्होंने कीर्तिलता लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है कीर्ति सिंह। अगला प्रश्न है पदावली के पदों में मुख्य भक्ति का आधार क्या है? श्रृंगार रस ही है। अगला देखते हैं विद्यापति का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो यह 1380 बिस्पी गांव मधुबनी में हुआ था। अगला देखते हैं अमीर खुसरो को भारतीय साहित्य में किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देख अमीर खुसरो की प्रसिद्ध हिंदी दोहा जो ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती के देहांत पर कहा गया था वह कौन सा है? गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। तो ये दोनों जो पंक्तियाँ हैं वो चिश्ती के देहांत पर कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं अमीर खुसरो की रचनाएं किस भाषाओं में प्रमुख रूप से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी और फारसी। अगला प्रश्न बहुमुखी प्रतिभाशाली कवि अमीर खुसरो को क्या उपाधि दी गई थी? तोताए हिंद की उपाधि दी गई थी इन्हें। अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो हिंदी काव्य भाषा के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निम्न में से किन किन रूपों में अमीर खुसरो ने योगदान दिया है? एक संगीतज्ञ के रूप में दिया है, इतिहासकार के रूप में दिया है और सूफी औलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो किस युग के कवि थे? तो इसका सही उत्तर है 14वीं शताब्दी। अमीर खुसरो की रचनाओं में भाषा का कौन सा तत्व प्रमुख था? तो इसका सही उत्तर है हिंदी और फारसी का संयोजन। अगला है अमीर खुसरो की प्रसिद्ध मसनवी कृति कौन सी है? लैला मजनू। तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आएगा। ठीक है, अमीर खुसरो की रचनाओं में जिन पहेलियों और मुकरियों का समावेश है उनका क्या महत्व है? तो हिंदी लोक संस्कृति और भाषा की समृद्धि के प्रमाण है ये। अगला प्रश्न है इस काल में मध्य देश के प्रतापी नरेश कौन थे? यानी आदिकाल के विषय में बात हो रही है तो गाहड़वड़ वंशी गोविंद चंद्र देव थे। अगला देखते हैं 10वीं सदी के आसपास कौन सी भाषा का प्रभाव क्षीण होता जा रहा था?
तो इसका सही उत्तर है अपभ्रंश। का सही उत्तर है अपभ्रंश। अगला है बौद्ध धर्म के बाद कौन कौन सी साधनाएं सामान्य जनता में स्वीकृत नहीं हो पाई, तो इसका सही उत्तर है बी महायान, वज्रयान एवं नाथ सिद्ध साधना। अगला है हिंदी साहित्य के आदिकाल का कौन सा भाषाई रूप प्रमुख था, हिंदी अपभ्रंश का मिश्रण। अगला देखते हैं आदिकाल समाप्त होते होते दिल्ली के सिंहासन पर कौन शासक आया, तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। धार्मिक क्षेत्र में महान भक्ति आंदोलन क्या प्रदान करता है, तो यह लोक का व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। तो ये हमारा आदिकाल वाला जो पोर्शन है वो समाप्त हो चुका है। अब हम भक्तिकाल की ओर बढ़ेंगे और भक्तिकाल के प्रश्नों को देखेंगे। आप इन प्रश्नों को अपनी पुस्तक से मिलान करके भी देख सकते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी की जो किताब है, यानी जो आदिकाल वाला जो पोर्शन है वो हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। ठीक है, तो आदिकाल के बाद आप इसके टेक्स्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, टेक्स्ट को पढ़ेंगे और टेक्स्ट को पढ़ने के बाद फिर जो भी प्रश्न आपको एडिशनल लग रहे हैं, ऐड ऑन हो सकते हैं, उन प्रश्नों को भी शामिल कर सकते हैं आप इस श्रृंखला में। तो यह जो प्रश्न जो थे वो 80 के करीब थे और चूँकि नंबरिंग जो है वो उस हिसाब से नहीं दी गई थी, तो इसलिए आप लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं लगा होगा, लेकिन ये टोटल 80 प्रश्न थे आदिकाल से। अगला हम करेंगे भक्तिकाल। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज़ जो है वो पसंद आई होगी। यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।